नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुख करेंगे 5 शहर 5 खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी हिमाचल और गुजरात में नए मुख्यमंत्रियों की। इसके बाद हम आपको बताएंगे जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। फिर बात होगी खतौली के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया की। और इसके बाद हम आपको कानपुर देहात में यातायात नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और आखिरी में बात होगी आईएमए की पासिंग आउट परेड की, जिससे पास होकर देश को 312 रणबांकुरे मिल गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। गुजरात में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। बता दें कि शंकर चौधरी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी का समर्थन मिला है। वहीं थोड़ी देर बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर सूत्रों की माने तो हिमाचल में आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव हो सकता है। प्रतिभा सिंह सीएम के रेस से बाहर बताई जा रही हैं। इसके साथ ही हिमाचल में कल शपथ ग्रहण हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, गुजरात और हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर के जिस तरीके से संशय बरकरार था, तो गुजरात में तो जाहिर तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि दरअसल वहां पर भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और आज वो बात सामने आ भी गई कि भूपेंद्र भाई पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या कुछ जानकारी है गुजरात को लेकर के, यदि आपसे जानना चाहें तो? ये देखिए योगेश, बिल्कुल गुजरात में जो है विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, वो बैठक में जो है भूपेंद्र पटेल का नाम सबसे पहले सामने आया था। जिस तरीके से जो बैठक थी, विधायक दलों के साथ में बैठक कर रहे थे, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर शंकर चौधरी जो है इस बैठक में जो प्रस्ताव रखा था कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीकों को देखते हुए तमाम विधायकों को जो समर्थन था वो भूपेंद्र पटेल को मिल चुका है। जिस तरीके से उन्हें शंकर चौधरी ने इसका नाम का जो ऐलान था, भूपेंद्र भाई पटेल का नाम इसमें सबसे पहले सामने आ रहा था। और विधायक दल की जो बैठक थी, बैठक में सबसे पहले भूपेंद्र भाई पटेल का नाम इसमें सामने निकल के आया था, जिस पे जो है शंकर चौधरी ने इस प्रस्ताव को जोकर जो है मोहर लगाई थी कि आखिरकार उन्होंने नाम जो चर्चा थी, तो उसमें चर्चा में जो है सबसे पहले भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आ रहा था। भूपेंद्र पटेल की जो चर्चाएं काफ़ी अच्छी वहाँ पर जो पहचान है बनाई हुई, अच्छी वो स्थिति है। तो इसी को देखते हुए विधायक दल की जो बैठक थी, तभी तमाम जितने भी विधायक है सभी ने जो है मोहर लगा दी और इसमें जो भूपेंद्र पटेल का जो नाम है वो सबसे पहले सामने रखा गया कि आखिरकार जिस तरीके से जो पहले भी मुख्यमंत्री रह लिए थे, सरकार को चलाया था, तो उसी को देखते हुए सबसे पहले भूपेंद्र पटेल का नाम इसमें सबसे पहले सामने आया जी। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल का अगर हम जिक्र करें तो हिमाचल में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की रेस को लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि दरअसल कल हो सकता है हिमाचल में भी शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया जाए। ये देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने एक बहुमत मिला है, कांग्रेस पार्टी दोबारा से अपना जो वर्चस्व लहराई है, सत्ता में वापसी आई है हिमाचल के अंदर, तो उसको देखते हुए प्रतिभा सिंह का जो नाम सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री की रेस में सामने आ रहा था। लेकिन अब प्रतिभा सिंह का नाम सामने नहीं आ रहा, क्योंकि रेस से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। क्योंकि औला कमान का जो इसमें फैसला होगा, और औला कमान से जो बातचीत चल रही है, जिस तरीके से जो 18 विधायक इनके साथ थे, 16 विधायक जो है दूसरी खेमे की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसके बाद में प्रतिभा सिंह का जो नाम सबसे पहले सामने आ रहा था कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा हिमाचल का। लेकिन अब जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री से की रेस से जो है प्रतिभा सिंह सबसे बाहर नजर आ रही है। इस चीज को देखते हुए तो यहाँ पर जो आज सूत्रों के हवाले से पता चला जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री का जो ऐलान है, नाम जो है आज देर रात तक ही सामने शामिल हो जाएगा। और साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर पता चलेगी जिस तरीके से मुख्यमंत्री की रेस की कुर्सी जो है काफी तेजी से उतरा है, हिमाचल प्रदेश में चल रही है। तो उसी में जो शपथ ग्रहण का भी समारोह जो है कल ही हो सकता है। उधर जो औला कमान पूरी तरीके से नजर बनाया हो कि आखिरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, और क्यों हिमाचल के लिए मुख्यमंत्री की जो रेस थी, प्रतिभा सिंह सबसे पहले सामने आ रही थी। इसमें नाम जो सबसे पहले प्रतिभा सिंह का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब प्रतिभा सिंह जो है कांग्रेस की रेस से जो है बाहर है, मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है। जिस तरीके से इनका नाम काफी चर्चाएं सबसे सामने आ रही थी, और औला कमान की जो मोहर है वो आज देर रात तक सामने लग जाएगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को देखते हुए तमाम यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी, अलग अलग विधायकों के साथ में बैठक कर रहे थे, अलग अलग तरीके से जो है 18 विधायक किसी और प्रतिभा सिंह के साथ थे, तो तमाम 16 विधायक दूसरे खेमे के साथ जा रहे थे। लेकिन अब जो है नाम प्रतिभा सिंह का सबसे पहले सामने आ रहा था। साथ ही इसमें यह बता दें कि आपको सूत्रों के हवाले से खबर है, बिल्कुल नितिन, आपने कहा कि 18 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ थे, 16 विधायक दूसरे गुट के साथ थे। तो ऐसे में यदि प्रतिभा सिंह का नाम सीएम की कुर्सी के रेस से बाहर होता है, तो क्या इन 18 विधायकों की नाराजगी देखने को नहीं मिलेगी? यदि नाराजगी देखने को मिल रही है तो कांग्रेस किस तरीके से मनाने की कोशिश कर रही है?
ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 18 विधायक जो थे प्रतिभा सिंह के साथ जा रहे थे, उन्होंने साफ साफ यही कहा था, जो 18 विधायक थे उन्होंने कहा था कि प्रतिभा सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अभी जो है औला कमान का जो फैसला है वो कुछ ही देर में आने वाला है और रात तक जो है मुख्यमंत्री का जो साफ चेहरा इसमें नजर आ जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस के औला कमान के अधिकारी जो है किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और साथ ही इसी को साथ में जो औला कमान जो है इन विधायकों को मनाने की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि विधायकों को मनाया जा रहा है और साथ ही इन विधायकों को किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह के साथ 18 विधायक लगे हुए हैं और 18 विधायकों ने अपना समर्थन जो है प्रतिभा सिंह को दिया, लेकिन 16 विधायक के दूसरे खेमे के साथ जा रहे हैं, तो उसमें जो है अब देखना होगा कि इस तरीके से औला कमान किस तरीके से इन 18 विधायकों को मनाएगी। क्योंकि प्रतिभा सिंह का जो नाम था, चेहरा था, वो सबसे पहले सामने आ रहा था। कांग्रेस में कहा, उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है ठोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो है औला कमान के साथ ही औला कमान ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रतिभा सिंह जो है रेस से बाहर है और सूत्रों की माने तो कल ही हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस जो है शपथ ग्रहण का समारोह भी कर सकती है। जी प्रतिभा सिंह का इस सीएम कुर्सी रेस से बाहर आप नाम बता रहे हैं, तो कौन वो प्रमुख दावेदार है जिसका नाम सबसे आगे लिस्ट में चल रहा है? जी देखिए बिल्कुल अभी सूत्रों की माने तो जिस तरीके से जो है काफ़ी वहाँ पर जो नए नए चेहरे भी सामने आए, क्योंकि इसमें जो है पहले जो है प्रतिभा सिंह का नाम सामने आ रहा था, उसी के बाद में जो है जो दूसरे काफ़ी नाम सामने आए थे, उसी के साथ साथ जो है औला कमान अभी देर रात तक जो है कहीं ना कहीं जो है मोहर जो है किसी नए चेहरे पर जो है लगाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो मेहनत है वो कांग्रेस ने जो है दोबारा यहाँ पर परचम लहराया, दोबारा से जीत हासिल की है कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी आई हिमाचल के, तो हिमाचल में अब देखना है इसी तरीके से कि जिस तरीके से काफ़ी नाम इसमें जो है सामने चल रहे हैं और साथ ही इसी के साथ साथ जो है तमाम औला कमान की नजर बनी हुई है कि इसमें जो विधायकों को भी छोड़ा हुआ है। जिस तरीके से जो विधायक जो औला कमान के जो है अंडर में आए हुए हैं और औला कमान से बातचीत करने माना जा रहा है कि आज देर रात तक नाम पर फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो सीएम की कुर्सी के लिए जो दावेदार थे, हालांकि गुजरात में फाइनल हो गया है, भूपेंद्र भाई पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब रुख करेंगे बिहार का। बिहार में 17 सालों से सरकार के ड्राइविंग सीट पर बैठी जनता दल यूनाइटेड की बागडोर एक बार फिर ललन सिंह को मिल गई है। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए हुए चुनावी मंथन से पुराना नाम ही फिर से निकला है, कोई दूसरा दावेदार भी सामने नहीं आया। लिहाजा ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तख्तो-ताज मिल गया है, लेकिन इस बार यह ताज और तख्त दोनों चुभेंगे। शनिवार को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद ललन सिंह की ताजपोशी हुई है। तो एक बार फिर से ललन सिंह को ये कमान सौंपी गई है। ये आपको बता दें कि चुनावी मंथन से पुराना ही नाम एक बार फिर से सामने निकल करके आया है, कोई दूसरा दावेदार भी सामने नहीं आया। लिहाजा ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तख्तो-ताज मिल गया है, और लेकिन माना जा रहा है कि इस बार ये ताज और तख्त दोनों चुभेंगे। और वहीं शनिवार को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद ललन सिंह की ये नियुक्ति की गई है। एक बार फिर से जदयू की कमान ललन सिंह के हाथों पर ही सौंप दी गई है। तो दोबारा से जेडीयू अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह। ललन सिंह तो एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया गया है जनता दल यूनाइटेड का, और ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है और बैठक में एक ही नाम फिर से सामने निकल करके आया है, वो नाम था ललन सिंह का, और एक बार फिर से ललन सिंह के नाम पर मुहर लगी इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, और ललन सिंह को जेडीयू की कमान एक बार फिर से सौंप दी गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर बनी हुई हैं। रजनी, जिस तरीके से एक बार फिर से ललन सिंह के हाथों पर, उनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तख्तो-ताज मिल गया है ललन सिंह को, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार ताज और तख्त दोनों चुभेंगे, वजह क्या है? देखिए, बताते चले कि ललन सिंह को पहले ही चुन लिया गया था, लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी था जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होनी थी। और आज ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, जिसमें पूरे राष्ट्रीय परिषद के तमाम सदस्यजन उपस्थित थे, वहां पे औपचारिक ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ऐलान किया, और उस ऐलान के बाद इन्हें
ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। जो औपचारिक घोषणाएं थी वो घोषणाएं कर दी गई और बताते चलो आपको कि अब ललन सिंह की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों में जो पार्टी के हालात हुए हैं, कुर्मी उपचुनाव में जिस तरह से जेडीयू की हार हुई है और उसके बाद महागठबंधन में जो रार शुरू हो गई है, उस रार का सामना करना है, 2024 की रणनीति तय करनी है, तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी पार्टी की जिम्मेदारियां हैं जो ललन सिंह को उठा रही है। और बताते चलो कि पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा भरोसा रहा था ललन सिंह पे। पहले जेडीयू में दो गुट हुआ करती थी, आरसीपी सिंह की और ललन सिंह की, लेकिन ललन सिंह पे खासा एतबार था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और इसी एतबार के चलते एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। और ये 250 तकरीबन 250 सदस्यों के साथ के बीच में आज राष्ट्रीय सदस्य की घोषणा हुई है और इसके बाद कल खुला अधिवेशन होना है। उस खुला अधिवेशन के बाद इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। अब ये तय करेगा जेडीयू कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें जाना है और उसके बाद बिहार की स्थिति क्या होगी, लोकसभा चुनाव में अपने आप को किस तरह से मजबूत करना और उसके बाद विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें चूंकि बताते थे जेडीयू का जो दायरा रहा है, कभी महागठबंधन के साथ कभी एनडीए के साथ, वो हमेशा टूटता जुड़ता रहा था और जिस तरह की जो कुर्मी की हार मिली है उसके बाद एक बार पार्टी का भरोसा जरूर हिल गया था, तो उसे किस तरह से बरकरार रखा जाए, महागठबंधन के साथ जो इनकी गठबंधन है वो कैसे मजबूत रखी जाए, इन तमाम मुद्दों पे बात की विचार किया जाएगा। बिल्कुल रजनी, लेकिन आपने जिस तरीके से बात कही कि दरअसल इस महागठबंधन को बरकरार रखना ये बड़ी चुनौती होगी और ललन सिंह का यदि जिक्र करें तो ललन सिंह पर पहले भी तमाम सारे आरोप लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि दरअसल लालू प्रसाद यादव को जेल तक पहुंचाने में इनकी एक अहम भूमिका थी। ऐसे में एक बार फिर से ताजपोशी होने के बाद क्या उधर आरजेडी की तरफ कोई प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए, आरजेडी की तरफ से तकरार तभी शुरू होती थी जब आरजेडी ने अपनी सीट को छोड़ा था जेडीयू के लिए और वो सीट कुर्मी की सीट थी और उसे जेडीयू हार गई थी। लेकिन ललन सिंह की बात अगर करें तो मैंने जैसा कि बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासे करीबी बताया जाता है ललन सिंह और शायद यही वजह थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद को नीतीश कुमार ने उन्हें सौगात में दी और आज केसी त्यागी भी मौजूद थे इस बैठक में, महासचिव केसी त्यागी भी मौजूद थे, तमाम जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है वो मौजूद थे। बीच में ये मनोनीत करना है, उनके कंधे पे जिम्मेदारी देना, ये औपचारिक ऐलान करना है कि अब पार्टी के सारे दारोमदार ललन सिंह पर है, तो कई बड़ा फैसला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रजनी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर यूपी उपचुनाव में खतौली विधानसभा सीट से जीतने वाले मदन भैया जीत के बाद पहली बार खतौली पहुंचे, जहां प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर विधायक को रोक दिया। आपको बता दें कि मदन भैया का मुजफ्फरनगर और खतौली में स्वागत होना था। विधायक ने काफिला रोकने पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मदन भैया ने कहा कि केंद्र में बैठे एक मंत्री के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। इसके साथ ही कहा कि शपथ ग्रहण के बाद मैं फिर जनता के बीच आऊंगा। खतौली पहुंचे थे मदन भैया और जिनको रोक दिया गया था रास्ते में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा मुजफ्फरनगर से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से मदन भैया को रोका गया, क्या वजह बताई जा रही, किस वजह से मदन भैया को उनके विधानसभा जाने से ही रोक दिया गया? देखिए, आपको बता दें, जीत के बाद आज पहली बार गठबंधन विधायक मदन भैया जो है वो अपने क्षेत्र में आ रहे थे और कहीं ना कहीं मदन भैया के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। बरमेला चौक को उसके पास बैरिकेडिंग लगाकर उनके काफिले को रोक दिया गया। जब अधिकारियों से हमारी बात हुई तो अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में जो है वो धारा 144 लागू है, ऐसे में मदन भैया के आने पर जो सभाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती थी, जिसके चलते उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनकी जो आगमन है खतौली का, उस आगमन को रोक दिया गया। आज उनका जो कार्यक्रम था वो मदन भैया को सबसे पहले मुजफ्फरनगर में रालोद कार्यालय पर जाने वाले थे, जहां वो अपने समर्थकों के बीच में रहते। उसके बाद वो सपा कार्यालय पर जाते वहां और उसके बाद खतौली में जो उनका कैंप कार्यालय है वहां पर वो अपने जो क्षेत्र के लोग थे उनसे मिलते, उनका आभार व्यक्त करते। ये आज पूरा कार्यक्रम उनका यहाँ का था, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा आज उन्हें यहाँ रोक दिया गया और जो बंगेला चेक पोस्ट से उनके काफिले को वापस जाना पड़ा। बिल्कुल, वापस जाना पड़ा। लेकिन इस दौरान मदन भैया का क्या कुछ रुख रहा, उन्होंने क्या कुछ कहा कि किस तरीके से वो पूरे प्लान के साथ अपने काफिले के साथ अपने विधानसभा पहुंचने वाले थे, जनता का अभिवादन करने वाले थे, उन्हें शुक्रिया बोलने वाले थे, लेकिन प्रशासन के रोकने के बाद क्या रुख रहा उनका? देखिए,
मदन भैया ने जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उनके काफिले को रोका गया, मदन भैया ने साफ तौर पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि एक जिले के एक केंद्रीय मंत्री के इशारे पर यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं हार से मुखलाए हुए हैं, जिसके चलते उन्हें आज अपनी जिस क्षेत्र से वो जीते हैं, जहाँ की जनता ने उन्हें इतना प्यार और स्नेह दिया है, वहाँ की जनता से वो आज मिलना चाहते थे, उनका आभार व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन केंद्रीय मंत्री के इशारे पर काम कर रहा है और उन्हें अपने लोगों के बीच में जाने से रोक रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री को एक चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस तरह से वो इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज किया, 2024 में भी वो उन्हें पटकनी देने का काम करेंगे। और वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनके इशारे पर रोकने का काम किया गया? क्या इस नाम का भी खुलासा किया क्या उन्होंने? देखिए, हमने उनसे इस बारे में सवाल जरूर किया था, लेकिन उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। हमने हालांकि उनसे बार बार ये पूछने का प्रयास जरूर किया कि क्या उनका नाम खोल दीजिए, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो है वो जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उनकी तरफ उन्होंने इशारा जरूर कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से मदन भैया जीत के बाद पहली बार अपने विधानसभा पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए विधानसभा के अंदर जाने से रोक दिया है। वहीं अब रुक करेंगे कानपुर का। कानपुर देहात में बालू से भरे ओवरलोड ट्रक को एआरटीओ के जरिए छोड़ देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर लाखों रुपए का चालान है। एआरटीओ पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन चालान के नाम पर ट्रक को खाना आपूर्ति कर छोड़ दिया है। इसके साथ ही ट्रक पर 10 लाख से ज्यादा का चालान बकाया है। इतना ही नहीं, ट्रक मालिक का अधिकारियों से साठगांठ करने का भी आरोप है। तो कानपुर देहात से खबर है, जहां पर एआरटीओ पर बड़ा आरोप लगा है। बालू से भरे ओवरलोड ट्रक को छोड़ देने का आरोप लगा गया है। ट्रक पर पहले से ही लाखों रुपए का चालान बताया जा रहा है। गाड़ी मोहरम की है। कहाँ से कहाँ चलाते हो? हम ये चलाते हैं पूंछ से और ये कानपुर। अच्छा, ये गाड़ी कितनी ओवरलोड है? गाड़ी ऐसी करीब 15 टन। अच्छा, 15 टन ओवरलोड गाड़ी है, एआरटीओ मिल जाए या कोई अधिकारी है, चेकिंग होती है, मिल जाए तो पकड़ नहीं जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी? नहीं बंद होती। क्यों बंद नहीं क्यों नहीं? हमारी गाड़ी जो हैगी वो हमारे सेठ हैं, वो अभी आए थे कन्नौजिया साहब, एआरटीओ साहब, वो आए, उन्होंने देखा तो हमारा एक कोड हैगा, वो कोड बता देते, गाड़ी हमारी छूट जाती। गाड़ी हमारी कहीं नहीं बंद। 15-20 ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम दीक्षित हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राम, इस तरीके से ओवरलोडिंग के जरिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये जो एआरटीओ का नाम लिया जा रहा है कि एक कोड है, उस कोड को एआरटीओ को बता दिया जाएगा तो उसके बाद गाड़ियां छोड़ दी जाएंगी। 10 से 15 गाड़ियां बताया रहा है कि इसकी केवल चलती हैं, यानी एक मालिक की 10 से 15 गाड़ियां। ऐसी कितनी गाड़ियां दिन भर और रात भर फर्राटे भरती होंगी? जी बिल्कुल योगेश, बताना चाहेंगे, कानपुर देहात में लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लगातार यहाँ पर ओवरलोड ट्रक सरेआम निकलते हैं, दिन दहाड़े, रात को, दिन में परमानेंट यहाँ पे निकलते हैं। लगभग एक दिन में 200 गाड़ियां यहाँ इस जिले से परिवहन करती हैं। इस जिले के जुड़े हुए जिले जो भी है, खनन से जुड़े हुए जिले है, वहां से खनन करके जो भी मोरम है, गिट्टी है, बालू है, वहां से लेकर वो इस जिले से पार करती है। यहाँ से लगभग 200-250 गाड़ियां दिन रात अगर पार करती हैं तो टोटल ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं। और ये ओवरलोड गाड़ियों से लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार सड़कें जो है खस्ता हाल हो रही हैं। ये प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त करने की बात कर रही है, लेकिन ये ओवरलोड ट्रक लगातार इस सड़कों को गड्ढे में युक्त कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें अगर परिवहन विभाग की कानपुर देहात की, लेकिन कानपुर देहात का जो परिवहन विभाग है कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। कानपुर देहात का परिवहन विभाग की पूरी साठगांठ रहती है इन गाड़ियों पर। और जो भी ये गाड़ियां हैं, इनको एक एंट्री के नाम से, एंट्री के एक जुगाड़ से निकाला जाता है कि जुगाड़ बना रखी गई है, एंट्री करवा लेते हैं, गाड़ी के नंबर से एंट्री होती है हर एक गाड़ी की। ट्रक लोग वाहन स्वामी को एक शुल्क चुकानी पड़ती है, जिससे परिवहन विभाग मोटी रकम हर महीने वसूल रहा है। पूरे महीने की एक एंट्री रखी जाती है, वो एंट्री शुल्क होती है। वो शुल्क के अनुसार एक कोड दिया जाता है, कोड देने के अनुसार पर कोड जब दिया जाता है तो ड्राइवर को कोड बता दिया जाता है। हमने ड्राइवर से कोड पूछने की बात की थी तो ड्राइवर ने साफ तौर से कह दिया था, आप पत्रकार है, मैं आपको कोड नहीं बता सकता। कोड वो बिल्कुल कोड जो है वो प्राइवेट रखा है, सिक्योर कोड होता है जो ड्राइवर के पास होता है। ड्राइवर बस एआरटीओ को चालान के दौरान, चेकिंग के दौरान बोलता है तो और एआरटीओ उस गाड़ी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही मामला कुछ दिन पूर्व, 2 दिन पुराना है, जो
टोल के पास एक अभिषेक कनौजिया ARTO है द्वितीय, उन्होंने एक ओवरलोड मोहरम की गाड़ी पकड़ी थी और उन्होंने गाड़ी पकड़ने के बाद गाड़ी से पूछताछ की। ड्राइवर ने जब कोड बताया, कोई कलीम भाईजान का कोड नाम जिक्र आया था, कैमरे पे बोला भी था ड्राइवर, और कलीम भाईजान नाम का कोई कोड बताया गया, जिससे कोड से वो गाड़ी तुरंत छोड़ के चले गए और चालान के नाम पर एक ऑनलाइन चालान छोटा मोटा करके चले गए थे। अगर मानकों की बात की जाए तो अगर कांटा कराया जाता गाड़ी का, कांटा कराने के बाद गाड़ी का चालान होता तो शायद लंबा चालान होता, अगर गाड़ी को बंद कर दिया जाता तो तुरंत चालान भरवा भी जा सकता था। और पूर्व में भी उस गाड़ी पर दसियों लाख रुपए के ऐसी चालान बकाया है जो लगातार लंबित बने हुए हैं, उन पर कोई भी जुर्माना नहीं वसूला जा रहा है। इससे राजस्व को बड़ा घाटा हो रहा है। लेकिन जो यहाँ का परिवहन विभाग है, यहाँ परिवहन विभाग में सचल दल में 3 अधिकारी हैं, तीनों अधिकारियों की मौजूदगी में ओवरलोड ट्रक को निकलते रहते हैं जिले से। जी बिल्कुल राम दीक्षित, आपने बताया किस तरीके से अधिकारियों के मिली भगत से, सहभागिता से ये ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, लेकिन क्या आपने इन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, क्या पूछने की कोशिश की, क्या कि ये आखिर हो क्या रहा है जिले में? बिल्कुल, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाए तो अधिकारी साफ तौर पर बोलने पर राजी नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं एक बात कहने लगते हैं कि आप मुझसे व्यवस्था रखते हैं, आप मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं। उनको अगर इस चीज का सवाल किया जाए कि ये ओवरलोड गाड़ियां निकल रही हैं, एंट्री की गाड़ियां निकल रही हैं या ये कैसे निकल रही हैं, उनसे कोई भी सवाल किया जाए तो फोन नहीं उठाते हैं। दूसरी चीज, अगर रात में या दिन में कहीं भी सड़क पर मिल जाते हैं तो उनका साफ तौर से कहना रहता है कि ये गाड़ियां ओवरलोड नहीं है। पूर्व में भी कई इनकी बाइटें कर रखी है, उनको ओवरलोड गाड़ियां नहीं दिखाई देती हैं। वो नहीं, यहाँ पे जो ARTO सोमलता यादव है वो भी ओवरलोड गाड़ियां नहीं मानते हैं। ARTO अभिषेक कनौजिया यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियों को ओवरलोड नहीं कहते हैं। अगर ओवरलोड गाड़ियों को ओवरलोड कार्रवाई करेंगे तो एंट्री कैसे चलेगी? बात तो एंट्री की जिले पर बनाई रखी गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राम दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे कानपुर देहात से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस तरीके से प्रशासन सोता नजर आ रहा है। उधर IMA से 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में अफसर बन गए हैं। पासिंग आउट परेड में उत्तर प्रदेश की 51, हरियाणा के 30 और उत्तराखंड के 29 कैडेट्स सेना में अफसर बने हैं। शनिवार सुबह 9 बजे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान 11 मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी अंतिम पग भरकर अपने अपने देश की सेनाओं का हिस्सा बने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, IMA के से पास आउट होकर के 314 कैडेट्स बाहर निकले हैं और अगर इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र करें तो उत्तराखंड का मुझे लगता है कि लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को जिस तरीके से वहाँ की आबादी है, उस आबादी के हिसाब से ये जो कैडेट से निकल करके सामने आ रहे हैं, देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि दरअसल उत्तराखंड के जवानों में सेवा करने का, देश सेवा का जो प्रेम है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अभय को आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देश को 314 जाबाज मिले हैं और आपको बता दें कि IMA से पास आउट हुए हैं 314 कैडेट्स और अब ये देश की सेवा में ये जवान लगेंगे और अलग अलग राज्यों से ये जवान हुए। आपको बता दें कि IMA से 314 कैडेट्स पास हुए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 51 कैडेट्स पास हुए हैं। वहीं हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के 30 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ अभय कैतुरा हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं सीधा। अभय, आपको आवाज़ मिल पा रही है? जी जी। अभय, जिस तरह IMA से 314 कैडेट्स पास आउट हुए हैं और सबसे बड़ी बात हमने ये कही कि अगर अन्य राज्यों का हम जिक्र करें, वहाँ की जनता का जिक्र करें, जिस तरीके से वहाँ की आबादी है, उस आबादी के हिसाब से जो संख्या कैडेट्स के निकल करके आ रही है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की मानी जानी चाहिए। क्यों ये कहा जाए कि उत्तराखंड के जवानों में देश सेवा या देश प्रेम को लेकर के जिस तरीके से उत्सुकता रहती है, वो एक बार फिर से देखने को मिली है।
बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो वीरों की भूमि कहा जाता है, उसका कारण ही यही है कि उत्तराखंड से हर घर से या हर तीसरे परिवार से एक व्यक्ति कोई ना कोई सेवा में अपनी सेवाएं देता हुआ नजर आता है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड का गौरवशाली इतिहास रहा है, खासतौर पर वीरों की भूमि के से जुड़े हुए, तो ऐसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड में गब्बर सिंह जैसे परमवीर चक्र विजेता सैनिक यहाँ से रहे हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली जैसे सैनिक जो आज़ादी के समय के कहे जा सकते हैं, वो यहाँ से रहे। और उसके बाद से अब तक ये कह सकते हैं उत्तराखंड में लगातार सेना में जाने का जो जज्बा है वो कम नहीं बल्कि और ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि जो ये जज्बा है, उसी जज्बे का परिणाम है कि आज जो IMA की जो पासिंग आउट परेड यहाँ पर हुई है, उसमें 29 यानी तीसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य रहा है, जिसने देश को सबसे ज़्यादा सैन्य युवा अधिकारी देने का काम यहाँ पर किया है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। ऐसे में उसके पास उनके तरफ से 51 सैन्य अधिकारी देने का काम किया गया। दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड और चौथे नंबर पर बिहार आता है। लेकिन बाकी अगर हम दूसरे राज्यों की अगर तुलना करते हैं जनसंख्या घनत्व के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से, तो फिर उन राज्यों में उत्तराखंड सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, जो अपने वीरों को, अपने वीर सपूतों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करता है और सेना में अधिकारी बनने के लिए करता है। यही वो जज्बा था जो आज भी देखने को मिला। 29 युवा सैन्य अधिकारी आज देश को यहाँ पर मिले हैं उत्तराखंड राज्य की तरफ से। और आगे चलकर भी ये कह सकते हैं कि हर बार उत्तराखंड का यही एक गौरव क्षण होता है जो देश को नए युवा सैन्य अधिकारी देने का काम करते हैं। इससे पूर्व में भी कह सकते हैं कि पिछली बार उत्तराखंड राज्य की तरफ से 24 नए सैन्य अधिकारी देने का काम किया गया था। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड राज्य था। लेकिन जिस हिसाब से कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में सेना के प्रति जाने का जो जज्बा है युवाओं में, वो ज्यादा देखने को मिला। तो ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी वो जज्बा बरकरार रहेगा। और इसी तरीके से उत्तराखंड राज्य का जो युवा है वो सेना में जाने के लिए आतुर यहाँ पर रहता है। पिछले दिनों जो अग्निवीर की जो भर्ती यहाँ पर हुई थी, उसमें भी ये कह सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया था, फिजिकल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दी थी, जिसके रिजल्ट आने के लिए कह सकते हैं कि अब से कुछ माह पूर्व भी उसका जो रिजल्ट आया, उसमें भी हजारों युवा सेना में भर्ती हुए नजर आए। वो जज्बा है जो कम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। और फिलहाल 5 शहर 5 खबरों में इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।